तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, इस वजह से आवाज़ में अंतर आ सकता है, तो आप लोग इसे एडजस्ट कीजिएगा। आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्लास आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर की है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और जो पेपर है आपका, वो पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपका पेपर है। और इसमें जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे वो यूनिट 2 का बी पढ़ रहे थे। यूनिट 2 के बी में क्या था? एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने एबिलिटी भी जान लिया था क्या होता है, डिसेबिलिटी भी जान लिया था हमने क्या होता है। ये दोनों एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन को हमने देख लिया था। इस पे आधारित शैक्षिक अभ्यास क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया था। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से होता है ये भी हमने देखा था। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके शिक्षा की व्यवस्था हमें कैसी करनी चाहिए। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास को देख लेते हैं तो आपको मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा इस यूनिट 2 के बी में, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन में। ठीक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकलांग बालकों के शिक्षा की व्यवस्था कैसे करना चाहिए। यहाँ पे ग होगा, ठीक, यानी डिसेबल्ड बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है शुरुआत में, फिर इसके बाद हम कवर करते हैं बिंदु बाई बिंदु। विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय इनकी विशेष शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को हमेशा दृष्टि में रखना चाहिए। देखिए, जब भी विकलांग बालकों की शिक्षा की हम व्यवस्था कर रहे हों तो व्यवस्था करते समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए या हमारे दृष्टि में होना चाहिए कि उनकी विशेष शारीरिक अक्षमता क्या है, वो किस रूप में असक्षम है, उनके शरीर का कौन सा अंग असक्षम है किसी भी कार्य को करने में। आगे क्या है, और इसके अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए कि वो उसके जो बालक है उसके शरीर का कौन सा अंग असक्षम है या विकलांग है, उसको देखकर हमें उसको शिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा पथ प्रदर्शन करना चाहिए और उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। उनके लिए बनाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम है सभी दृष्टियों से व्यापक होना चाहिए। व्यापक होने का मतलब क्या है कि वो जो पाठ्यक्रम हो वो ऐसा हो कि बच्चे में जो भी विकलांगता हो उस विकलांगता को वो फुलफिल कर सके, उसकी कमी को पूरा कर सके, ताकि इनका सब दिशाओं में विकास हो सके। भाई, पाठ्यक्रम व्यापक होगा तभी बच्चे में जो विकलांगता है उसको फुलफिल हो पाएगा और उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि हमें विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो निम्नलिखित बातें हैं जिन पे कि हमें ध्यान देना होगा। तो पहला क्या है दोस्तों? पहला आप देख सकते हैं, दैहिक क्षमता विकसित करना। इंग्लिश में हम बोलेंगे डेवलप फिजिकल एबिलिटी। जो बच्चा है उसमें जो भी विकलांगता है, जो उसके शरीर का जो भी अंग असक्षम है, यदि वो सक्षम हो सकता है, उसके शरीर के अंग में जो भी कमी है यदि उस कमी को सुधारा जा सकता है तो पहले उसका सुधार करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ऐसे बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे अपनी शारीरिक अक्षमता पर जीत हासिल कर सकें, कि जो भी उनके शरीर का अंग असक्षम है या कमज़ोर है वो उसको मजबूत कर सकें, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। वे जिन अंगों के अभाव से ग्रस्त हैं उनके स्थान पर कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं। जैसे किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलने में प्रॉब्लम है, तो आपको पता होगा कि आज पैरों में रॉड वगैरह भी लगती है जिसके माध्यम से बच्चा चल सकता है। तो इस प्रकार के शारीरिक कमी को हम पूरा कर दें, इसके बाद उनको हम शिक्षा दें तो वो बच्चा बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से अधिगम कर सकता है।
इसमें वे सामान्य बालकों के सामान्य कार्य कर सकेंगे। यदि हम बच्चों में जो शारीरिक कमी है उसको पूरा कर देते हैं तो फिर जो सामान्य बालक है उनके तरह ही इस प्रकार के बालक भी अधिगम करेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, शारीरिक अक्षमता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण। कि भाई शारीरिक अक्षमता को हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे समाज में कितने प्रकार की डिसेबिलिटी हैं। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया है। तो उन 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। जैसे हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हियरिंग इम्पेयरमेंट भी डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसऑर्डर आपका डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसऑर्डर आपका डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी कह लीजिए, विजन प्रॉब्लम, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पार्किकल्स और भी तमाम हैं, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी 21 प्रकार के डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए। उनके सारे कोर एक्टिविटीज़ हों, चाहे फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, इन सभी का व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, इसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्रिएशन ऑफ करिकुलम कीपिंग इन माइंड फिजिकल एबिलिटी। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम की रचना करते समय उनकी अक्षमता स्थिति को सामने रखना चाहिए। विकलांग बच्चे सामान्य पाठ्यचर्या और कार्यक्रमों से लाभ नहीं उठा सकेंगे। अगर सामान्य पाठ्यक्रम ही रहेगा तो उससे विकलांग बच्चे लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें 21 प्रकार के डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी प्रकार के डिसेबल्ड बच्चे हैं वो उस पाठ्यक्रम से पाठ्यचर्या से लाभ उठा सकें। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, प्रोवाइड मेडिकल केयर। इसमें क्या है, बालक बालिकाओं को शारीरिक अक्षमता का निदान कर उसके अनुरूप ही उन्हें चिकित्सा सुविधा प्राप्त करानी चाहिए। उनमें जो भी शारीरिक अक्षमता है बालक या बालिकाओं में, उसका पहले डायग्नोस करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, और निदान करने के बाद उन्हें जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है वो करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई उसको हम मेडिसिन देंगे तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अच्छी सेहत होने पर ये दिए जाने वाले प्रशिक्षण, जब बच्चे का अच्छा सेहत होगा तो उसको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा या उसको जो व्यावसायिक शिक्षण दिया जा रहा होगा वो उसको पूरा समझ पाएगा और उससे पूरा लाभ उठा पाएगा। तो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके शारीरिक अक्षमता का पता लगा कर कि उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना चाहिए, देन उनको प्रशिक्षण देना चाहिए या शिक्षा देना चाहिए। चौथा क्या है, चौथा आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सामवेगिक समायोजन तथा सुरक्षा प्रदान करना, इंग्लिश में हम बोलेंगे इमोशनल एडजस्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। इसमें क्या है आप देख लीजिए, इन बालकों की शारीरिक अक्षमता के कारण उनका सामाजिक तथा सामवेगिक संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या तो उनको दिखेगा नहीं, या तो वो सुन नहीं पाएंगे, या तो उनको चलने में प्रॉब्लम होगा, या फिर वो मंद बुद्धि के होंगे। तो जो जिसे दिखता नहीं है, समाज उन्हें बोलता है अंधा अंधा, ये तो अंधा है, ये बहरे, सुन तो जरा, लंगड़ा है क्या रे तू। और जो मंद बुद्धि के होते हैं उनको समाज बोलता है वो पागल, हाफ माइंड, क्रेक माइंड। तो इस प्रकार से समाज के रवैये से जो इस प्रकार के बालक होते हैं उनका सोशल या फिर इमोशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अतः उनको दिए जाने वाले शिक्षण में सामवेगिक संतुलन को प्राथमिकता देना चाहिए, कि उनको जो शिक्षण दिया जा रहा है उसमें उनका सामवेगिक संतुलन बना रहे, इस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस बात का पूरा प्रयास होना चाहिए कि वे आत्मविश्वास से भरे हों और उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना न आने पाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा शिक्षक के प्रयास द्वारा ही हो सकता है। शिक्षक अपने क्लास में इस प्रकार का वातावरण बनाए कि जो भी सामान्य बच्चे हैं वे विशिष्ट बच्चों के प्रति सम्मान रखें, उनको स्वीकार्य करें, ताकि विशिष्ट बालकों को लगेगा कि हमारी स्वीकार्यता इस क्लास में है और हमें इस क्लास में पढ़ने का अधिकार भी है। तो शिक्षक क्या कर सकता है, आदर्श से युक्त चीज़ों को वहाँ पे बताएगा टीचिंग के दौरान, समानता समता से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तो बच्चे टीचर को अनुकरण करके इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करना, इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोवाइड इनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन। ठीक,
इसमें क्या है, राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रयास सतत होना चाहिए कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनको अभिप्रेरणा मिले, सतत होना चाहिए कि शारीरिक रूप से असक्षम या विकलांग बालक अपने जीवन को सारहीन वर्थलेस न समझने लगे। इसलिए सरकार के द्वारा उनके लिए स्कीम योजनाएं आनी चाहिए। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि डिसेबिलिटी सिर्फ 7 प्रकार की थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा के 21 प्रकार डिसेबिलिटी को कर दिया। तो डिसेबिलिटी के प्रकार को बढ़ाना एक प्रकार क्या था, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड ग्रुप है, उनको प्रोत्साहन देना था, उनको इनकरेजमेंट देना था। उन्हें यह लगना चाहिए, उन्हें किसे, जो डिसेबल्ड है बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए कि सारे काम सुचारू रूप से कर सकते हैं वे। कुछ कामों में तो वे सामान्य बालक बालिकाओं से भी बाजी मार सकते हैं। इन बातों के लिए अध्यापक अध्यापिकाओं को उन्हें सदा ही प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यही कुछ पॉइंट थे जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा। पहला क्या है कि अगर हमें डिसेबल्ड बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो उनकी जो फिजिकल एबिलिटी है उसे अगर हम पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर दें। उनके शरीर का जो भी अंग में कमी है यदि वो मेडिकल के द्वारा पूरा किया जा सकता है कृत्रिम अंग लगाकर, तो उसे हम पूरा कर देंगे ताकि वे अधिगम अच्छे से कर पाएँ। दूसरा क्या है कि पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय 21 प्रकार के जो डिसेबिलिटी हैं उनको ध्यान में रखें कि 21 प्रकार के जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे वो भी इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं, वो भी इस पाठ्यक्रम से समझ ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा क्या है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, जो भी डिसेबिलिटी है उससे संबंधित उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना, ताकि जब उसे शिक्षण मिल रहा हो तो उसका दिमाग स्वस्थ हो और उसे किसी भी प्रकार का पेन वगैरह न हो। चौथा क्या है कि उसे सामवेगिक समायोजन, उसकी भावनाएं बैलेंस में हो, उसको सिक्योर लगे, जिस क्लास में वो बैठा है उससे कोई भी उसका मजाक न उड़ाए, उसको कोई भी हल्के दृष्टि से न देखे। इस प्रकार का शिक्षक के द्वारा वातावरण क्लास का बनाना होगा। प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करने में इसमें 2 लोगों का हाथ होगा। सरकार के द्वारा ऐसे स्कीम या योजनाएं लाए जाएं जिससे कि इन बच्चों को मोटिवेशन मिले और कक्षा में जो अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं उन्हें सदा ही प्रोत्साहित करने और अभिप्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पे आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि चैनल पे नए होंगे तो। और बीएड 3rd सेमेस्टर के जितने भी छात्राध्यापक हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जो छात्राध्यापक हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लें, उनका कुछ सहयोग हो जाए। तो सहयोग की भावना से एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम यूनिट 3 का 1 शुरू करेंगे, यूनिट 3 का ए। ठीक, यूनिट 3 का ए हो सकता है मैं आज शाम से या कल सुबह मैं शुरू कर दूंगा। जल्द ही आपका ये पेपर एकदम समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम और इतिहास शिक्षण की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी वो क्लास स्टार्ट है बट अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम कल से यूनिट 3 का ए पढ़ेंगे। यूनिट 2 का भी आपका टोटल समाप्त हो गया।